जय हिंद। 7 जुलाई का आज का करंट अफेयर है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। पहले हम वन लाइनर को डिस्कस करेंगे कल वाले, ठीक है। हमने पीछे तो जो पढ़े हैं उनको लेंगे, क्योंकि आज की क्लास लंबी जाती है। ये स्पोर्ट्समैन है भारत के, फॉर्मर स्पोर्ट्समैन है, अजीत अगर का नाम है इनका। इनको चेयरमैन बनाया गया है सीनियर मैन सिलेक्शन कमेटी का, ठीक है। इसका वन लाइनर ही याद करेंगे। स्टार्टअप G20 गुरुग्राम समिट में ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस, पर मैंने यहाँ पे रख दिया। स्टार्टअप 20 गुरुग्राम में हुई है और इसमें कंक्लूड, अब जो G20 भारत में खत्म हो चुकी है, कंक्लूडेड हो गई है और इसकी जो टार्च है ब्राजील को पास कर देगी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर G20 ब्राजील होस्ट करेगा। अब ये हम कल कर चुके हैं, फिर से रिपीट क्वेश्चन है, ये बोले रिवीजन वाले, ठीक है। SEO का थीम बार बार करवाऊंगी क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। थीम भारत ने दिया था टूवर्ड्स अ सिक्योर SEO। 4th एडिशन ये भी G20 का है। 4th एडिशन है किसका? स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स का, और ये बेंगलुरु में हुआ। ये कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में, ठीक है। 4th एडिशन G20 का स्पेस इकोनॉमिक्स को लेके कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में हुआ। और स्टार्टअप जो कंक्लूडेड रहा वो कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 108 डे सेलिब्रेट किया 108th एडिशन, ठीक है। और इसका फोकस रहा मिशन लाइफ। क्या रहा? मिशन लाइफ। G20 RIIG मींस रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव्स। इसकी समिट ये समिट भी मुंबई में हुई। अभी इनको पढ़ेंगे डिटेल में, पहले आज की हेडलाइंस देखते हैं, ठीक है। आदव अर्जुना को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये एक क्रिकेटर है, इसका नाम है श्रियंका पाटिल। श्रियंका पाटिल ये पहली भारतीय बन गया है जिन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग में क्या किया? पार्ट लिया है। नेक्स्ट आता है मैक्स वर्स्टेपेन। इसने बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं इस साल, ठीक है। एक और जीत लिया है। ये फार्मूला 1 प्लेयर है और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है, ठीक है। होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह ने क्या किया है कि अलॉटमेंट की है कितने रुपीस की फायर सर्विसेज स्टेट्स में, उनको फायर सर्विस को मॉडर्नाइजेशन बनाने के लिए और ज्यादा इसके लिए कितनी मनी अलॉट की है? 5000 करोड़ रुपीस में। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने NH11 प्रोजेक्ट के लिए 56 करोड़ रुपीस कहा किसके लिए लॉन्च की है? प्रतापगढ़ राजस्थान के लिए। NH11 जो है ये कहाँ पे बनाया जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। सर्बानंदा सोनोवाला ये जो है आयुष मंत्रालय भी है इनके पास, और इनके पास वाटरवेज ट्रांसपोर्ट भी है। उसके लिए भी इन्होंने कुछ मनी कॉस्ट को रिलीज किया है, जिस कितनी है? 46.60 करोड़ है बोगीबील डिब्रूगढ़ ब्रिज के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे है? असम में, ठीक है। ये सारे करंट अफेयर्स हैं वन लाइनर, ठीक है। कॉस्ट कितनी है ये आपको अमन ये तेरे NDA में रह सकते हैं, ठीक है। NDA में, बैंकिंग में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। SSC में, ठीक है। SSC में कॉस्ट चाहे पूछ सकते हैं। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? बोगीबीला ब्रिज का नाम, असम का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? कौन सा ब्रिज नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, ठीक है। और इससे पहले इसका नाम बोगीबीला और असम नॉर्थ वेस्ट में कौन कौन से ब्रिजेज हैं? इंडिया का लार्जेस्ट ब्रिज कहाँ पे है? ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट कौन सा है? और उसके बाद होम अफेयर मिनिस्टर ने क्या क्या स्कीम्स लॉन्च किए हैं, ये सारी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब पीछे आके अपने मेन ओपेक जो है
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, इसको ओपेक कहा जाता है। ओपेक वो कंट्रीज हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और जब ओपेक की फॉर्मेशन हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर इराक में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया था? इराक में। कुछ सालों का यूरोपियन जो कंट्री थी वीना ने इसकी जो हेडक्वार्टर है वीना में शिफ्ट कर दिया गया। वीना जो है ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वीना, ठीक है, ऑस्ट्रिया में इसको शिफ्ट कर दिया गया। 13 ओपेक्स मेंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 ओपेक्स मेंबर तो हम नहीं पढ़ने आए, हम पढ़ने आएंगे 4 न्यू कंट्रीज जो है जिन्होंने ओपेक्स को ज्वाइन किया है। कौन कौन सी? अजरबैजान, मलेशिया, बुरेनी, मेक्सिको, ठीक है। ये अजरबैजान एशिया में है, मिडिल ईस्ट में, तो ठीक है, मलेशिया भी एशिया में है, ब्रुनेई भी एशिया में, मेक्सिको भी एशिया में नहीं है, ठीक है, साउथ अमेरिका में। इन 4 कंट्रीज ने रिसेंटली ओपेक को ज्वाइन किया है। 13 मेंबर से 1960 में एस्टैब्लिश किया गया। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला और अब जो 4 कंट्रीज 13 मेंबर्स। ओपेक की अब टोटल ये मैंने नीचे लिख दी है सारी, अजरबैजान, बहरीन, बुरेनी, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया। लिख क्यों नहीं रहे? साउथ सुडान एंड सुडान, हेडक्वार्टर वीना, ऑस्ट्रिया। याद रखिएगा ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया। ये भी पूछ सकते हैं हिमांशु कि इसका पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इराक में, ठीक है। कौन से देश जो ओपेक के मेंबर बने हैं, ठीक है, ये वो देश हैं जो वर्ल्ड में ऑयल की स्टेबिलिटी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ऑयल की स्टेबिलिटी। इंडिया ने बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया से खरीदा। अब इंडिया उसी ऑयल को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसका नाम है, ये लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज को बोला जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज है। यूनाइटेड नेशन ने एक इस लैंग्वेज के ऊपर दे रखा है। ये लैंग्वेज है श्वाइली। क्या है? श्वाइली, ठीक है। इसको यहाँ पे श्वाइली भी कहते हैं, किश्वाइली भी कहते हैं, ठीक है। ये अफ्रीकन लैंग्वेज है और श्वाइली लैंग्वेज का डे क्या रखा है? 7 जुलाई। और थीम भी रिलीज किया है यूनाइटेड नेशन ने, अनलेशिंग श्वाइली प्रोटेक्शन इन द डिजिटल एरा। कौन कौन से वायरलेस स्पोकन का? सब सहारन अफ्रीकन, ये मैंने प्लेसेस लिखे यहाँ पे इस लैंग्वेज को बोला जाता है। तंजानिया, कीनिया, कैमरूस, मेयोती, युगांडा, रवांडा, ब्रुंडी, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, बुजानी आइलैंड, पार्ट ऑफ द सोमालिया, नॉर्दर्न मोजाम्बिक, मोस्ट मवानी, ज़ाम्बी, मालवी एंड मडागास्कर। इन जगहों में शिवाली लैंग्वेज बोली जाती है। ये याद रखना है, इसका थीम याद रखिए, कुछ भी पूछ सकती है, ठीक है। अब हम अफ्रीका की कुछ, क्योंकि अफ्रीका की जीके बहुत ज्यादा आती है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए। फर्स्ट देखिए इक्वेटर। अब यहाँ पे हम तो बड़ी बार पढ़ा कि अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पासिस होते हैं, ठीक है। कौन सी नदी? हमने ये भी पढ़ी है बड़ी बार, कौन सी नदी? अब यार तुम दोनों सुनो, भूमि, कौन सी नदी है जो 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है? इक्वेटर आपको पता कहाँ पे होता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। जब ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों ही पासिस होते हैं, कहां से? इक्वेटर से। और एक नदी है, वो कौन सी है? कांगो। कौन सी? कांगो, उसको जायरा भी कहते हैं। ये 2 बार इक्वेटर से गुजरती है। अब इक्वेटर कहां से गुजरता है? अफ्रीका से। अब क्वेश्चन है, इक्वेटर कहां से गुजरता है? लेक विक्टोरिया से। कहां से? लेक विक्टोरिया से, ठीक है। यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन किलिमंजारो है, वॉल्केनो इरप्शन भी होती है,
ठीक है। बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली इंडिया से एक स्पीति ट्राइब्स की वुमेन जो है अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स में किलिमंजारो में क्लाइंब किया था, अंजलि शर्मा, उसका नाम अंजलि शर्मा था। अब अंजलि शर्मा का क्वेश्चन ही आपको आएगा वहां की जो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के वो गई थी, वो क्वेश्चन आपके 100% एसएससी में रहेगा। माउंट किलिमंजारो में जो पहली भारतीय ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के चढ़ी थी उसका नाम तो आएगा इस साल में, उस ट्रेडिशनल ड्रेस का नाम बताओ। आपके एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन होगा। हिमाचल नाम नहीं आई, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, ठीक है। किलिमंजारो जो है अफ्रीका में है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका से पास होता है। इक्वेटर जो है पास कहां से होता है, क्या गदी नहीं है, लिप्चा भी नहीं है, गदी भी नहीं है, मैं बता देती हूँ। गदी वहां पे गदी जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, गदी जो है ट्राइबल, और वो ट्राइबल कम्युनिटी क्या पहनती है, उस ड्रेस का पर्टिकुलर नाम क्या है भाई? गदी नहीं है, नहीं है भाई, रुक जा, तू गूगल बाद में चेक किया कर। कॉन्गो रिवर इज आल्सो नोन एज जायर रिवर इन अफ्रीका, इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, ठीक है। नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, वो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इजिप्ट में, अफ्रीका के इजिप्ट में पाई जाती है। और मैंने यहाँ पे लिखा नाइल रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकलती है, मेडिटेरियन सी में मिलती है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया एंड इन मेडिटेरियन सी। माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, इसकी हाइट 19340 है, अबव सी लेवल, तंजानिया में लोकेटेड है। तंजानिया साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। अंटार्कटिका जो है वाइट डेजर्ट भी कहलाता है और लार्जेस्ट डेजर्ट भी है, ठीक है। और ये 6th कॉन्टिनेंट भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, 6th कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। अफ्रीका जो है लार्जेस्ट है, ग्रेट सदर्न प्रोजेक्शन फ्रॉम द लैंड मास सबसे ज्यादा इसका है, सेपरेट करता है यूरोप को बाय मेडिटेरियन सी। अफ्रीका सेपरेट होता है यूरोप से, मेडिटेरियन सी से, और ज्वाइन करता है एशिया को नॉर्थ ईस्ट से बाय इस्थमस ऑफ स्यूज। कहां से? इस्थमस ऑफ स्यूज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है अमन तेरे एग्जाम के लिए, और भी एसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है। एनडीए में भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे आया, आप जब भी सारे कॉन्टिनेंट बने ना, एक कॉन्टिनेंट अगर हम साउथ अमेरिका को उठा के, वर्ल्ड मैप देखना फिर आपको पता चलेगा, अगर हम साउथ अमेरिका को उठा के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जोड़े ना, वो जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है। ये आप देख सकते हो, बड़े सारे हैं। यूरोप से एशिया अलग हुआ, ठीक है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, यूरोप और एशिया की प्लेट को यूरेशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेशिया बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की प्लेट्स को। इसी तरह अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन प्लेट्स के नाम भी हैं। ये सारे आपको समझ आए पॉइंट्स, ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आगे आ गया, ये देख लो मैप, ठीक है। ओपेक जो है उनके मेंबर्स का मैप है, अब नया बनेगा, ये पुराना मैप मैंने डाल दिया, ठीक है। ये देखो साउथ अमेरिका, वेनेजुला, मेक्सिको भी है, यहाँ मेक्सिको नहीं थी पहले, अब कौन सी है? मेक्सिको। इक्वाडोर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और जापान के बीच एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, जो 5th to 10th ऑफ जुलाई चलेगी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चलेगी। इंडिया और जापान के साथ बहुत सारी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, दो होती हैं, सॉरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया के साथ जापान, ठीक है, इंडिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज जो है सबसे पहले इंडिया और यूएसए ने स्टार्ट की थी, फिर जापान इसका मेंबर बना, फिर बना ऑस्ट्रेलिया नहीं, ठीक है। और इस 4 ग्रुप को हम क्वाड ग्रुप, इंडिया ने नाटो की मेंबरशिप को नहीं माना, तो अमेरिका ने एक और क्वाड ग्रुप बना लिया, जिसमें इंडिया को ऐड नहीं किया, ठीक है।
मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान, जापान का मैरीटाइम जाइमेक्स क्या है, जे से जापान, आई से इंडिया, एम से मैरीटाइम एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया यूएस चाइना, सॉरी यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कौन कौन सी, थाईलैंड और इंडिया के बीच जो सी एक्सरसाइज होती है वो कौन कौन सी है, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल, यूनाइटेड किंगडम के साथ 2 होती है कोलकन शक्ति, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, सिंगापुर के साथ सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम सिम्बेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सिम्बेक्स। और कतर के साथ जहर अल बहार, क्या कहते हैं, जहर अल बहार। ये क्या है, मैरीटाइम एक्सरसाइज जो इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये एक तरह का युद्ध अभ्यास जैसे ही होता है, दोनों कंट्रीज के नेवी ऑफिसर्स आते हैं, डेलीगेशन जाते हैं, सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहेगा। इस साल मानसून सेशन हमारे पार्लियामेंट का जो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है वो बड़ा चर्चा में रहने वाला है। वहाँ 2 बिल, एक तो यूसीसी क्या होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरा जो है वो कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है, इस बिल का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, ठीक है। इस बिल की मंजूरी दी गई है, मानसून सेशन में ये टेबल पे रहेगा और इस पे डिस्कशन देगी। पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था नवंबर 2022 में, और इसका लैंडमार्क क्या रहा है, 2017 में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कहा गया प्राइवेसी है, जो प्राइवेसी है हर एक व्यक्ति की, वो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 डील्स विद द प्राइवेसी राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, वो हमारी खुद की है, उसको डिस्क्लोज क्यों करना है, ये भी एक रीजन दिया। दूसरा, जब कोविड ये भारत की कोविड वैक्सीन है, जब इसका डेटा चुराया गया उसके बाद एक्शन लिए गए, साइबर अटैक्स होते हैं, डेटा ब्रीचेस होता है, ये वायलेशन होता है, ठीक है, लॉ ब्रेक होते हैं डेटा को लेके, उसके लिए इसके भी लाना बड़ा जरूरी है। इसमें भी बहुत सारी जो हमारी पर्सनल चीजें हैं, कोई भी उसको चोरी नहीं कर सकेगा। अगर कोई करता भी है इनकेस, फिर जैसे फेसबुक में हम लोग ज्यादा एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम में अगर कोई हमारा डेटा वहां से चुरा लेता है तो हम उस कंपनी को एक क्या कर सकते हैं, एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दुनिया में 147 कंट्रीज, 37 या 47, मुझे एग्जैक्ट नाम अब रैंकिंग नहीं पता कितनी है, कि इतनी सारी कंट्रीज जो है इस लॉ को पास कर चुकी है, इसके साथ इस लॉ को लाने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पाकिस्तान, जितने भी एलियन कंट्रीज होंगी उनको इससे दूर रखा जाएगा, ताकि इंडिया को कोई किसी तरह के भी डेटा कोई भी चुरा ना सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानसून सेशन में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाया गया है। 2020 में यूक्रेन का एक जहाज था, पैसेंजर जेट था, जिसको ईरान ने मार गिराया था, जिसमें बहुत सारे यात्रियों की डेथ हुई थी। अब 2023 में उनको याद आया, वो क्या 4 कंट्रीज ने मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या किया है, इसके ईरान के अगेंस्ट पिटीशन फाइल कर दी है कि या तो इनको कंपनसेशन दी जाए, जो लोग मरे थे, जिनको मारा गया था या मरे थे, उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन प्रोवाइड की जाए। और ये कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन लॉन्चेस अ केस अगेंस्ट ईरान एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। डूबा था 2020 में, कहाँ पे, ईरान में मार गिराया था, यूक्रेनियन पैसेंजर थे, एंड डेथ था 176 पैसेंजर एंड क्रूज। Of the 4 countries wanted to International Court of Justice to rule Iran illegal, shoot down the Ukraine international airline planes and to order Tehran to apology and pay compensation to the family of the victims. ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल मैंने बोला आपको बड़े सारे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बड़े ज्यादा, ठीक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री ईरान के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देगी। और जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आया तो इसका मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गन बॉडी है, जिसमें 15 जजेस होते हैं,
और वो सब क्या करते हैं, इन केसेस को सॉल्व करते हैं। ये जितने भी किसी कंट्री के केस होंगे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। अगर किसी स्टेट और सेंटर का कोर्ट के केसेस होगा तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये जो डिस्प्यूट्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं और जो बच जाते हैं वो रेजिडुअरी लिस्ट में आते हैं। इंडिया में 4 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड द रेजिडुअरी लिस्ट। इन सब में मेंशन किए जाते हैं कितनी लिस्ट यूनियन में कितनी है, स्टेट में कितनी है और कॉन्करेंट में कौन कौन सी आएंगी। उनका दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर काम करती है, बट जो ज्यादा काम करती है वो लॉज देखती है वो सेंटर ही देखेगा। कौन देखेगा रितिका? सेंटर देखेगा। G20 समिट हुआ, ठीक है, गुरुग्राम में। ये मैंने आपको हाईलाइट्स में करवाया। ये पता 3 दिन का क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक यहाँ नहीं हम पहुंचे। ठीक है, आज G20 ने इंडिया पास टू ब्राजील। ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है, ज्यादातर फुटबॉल खेला जाता है और ब्राजीलिया इसकी कैपिटल है। ब्राजीलिया कैपिटल है। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राजील की एक सिटी है, यहाँ पे 2016 में ओलंपिक्स गेम हुए थे। रियो डी जेनेरियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार अर्थ समिट हुई थी। क्या हुई थी? अर्थ समिट। अर्थ समिट में एजेंडा 21 लाया गया था। एजेंडा 21 वो था जिसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की 30 जो 17 गोल्स है उसको एजेंडा 30 के अंदर कंप्लीट करना है। रियो डी जेनेरिया बड़ी इंपॉर्टेंट कैपिटल है, याद भी कर सकते हो। इसका कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ऑप्शन ये नीति आयोग ने कहा है। और यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंडिया ने फिर से स्टार्टअप काम किया। इंडिया को देखते देखते रशिया ने भी अपने देश में स्टार्टअप शुरू कर दिया है, मेक इन रशिया। और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड की जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि स्टार्टअप, ये पहली कंट्री भारत दुनिया की बनी है जिसने क्योंकि स्टार्टअप इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया है, उसके लिए एड प्रोवाइड की है। वो कंट्री कौन सी है? सऊदी अरेबिया। बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एक्सटेंड सपोर्ट टूवर्ड 1 ट्रिलियन माइलस्टोन फॉर ग्लोबल स्टार्टअप। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ये आपके आने वाले 4 साल के एग्जाम में क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने स्टार्टअप में पहला इनिशिएटिव लिया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किसी को भी आ सकता है। और ये स्टार्टअप G20 के कंक्लूडेड में लिया गया है, जो गुरुग्राम में की गई थी। और इसमें जो टार्च है G20 की, हमने किसको सौंप दिया है? ब्राजील को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने सारे थीम डाल दिए हैं G20 के। और आपके एसएससी में कम से कम 3 क्वेश्चन G20 के डेली होंगे। एसएससी लंबा चलता है पेपर, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहेंगे। और G20 में आपको पूरा करवाऊंगी, एक फर्स्ट से लेके सारे जितने भी अभी तक हमने G20 पढ़े 6 मंथ में लास्ट, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर G20 की डेलीगेशन को वेलकम करें ऑन द इवेंट्स ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव समिट्स, जो कहाँ पे हुई है? मुंबई में। अब ये पुराना क्वेश्चन जिस दिन मैंने लिखा था उस दिन ये इवेंट चल रहा था। ठीक है, आज या कल महीना खत्म होगा। इसमें टोटल कितने 5 आज तक मीटिंग हो चुकी है, और जो लास्ट हुई है वो कहाँ पे हुई है? मुंबई में। ठीक है, और जो फर्स्ट हर किसी पहली कोलकाता में, और उसके इन चारों के थीम भी हैं। देखिए, रांची में जो थीम आया थी मटीरियल फॉर सस्टेनेबल एनर्जी, डिब्रूगढ़ थीम था सर्कुलर बायो इकोनॉमिक, धर्मशाला में जो थीम था इको इनोवेशन फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन, दीव में जो थीम था सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। ये चारों ही थीम याद करने हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आरआईएमसी में तो कुछ भी आएगा G20 का, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लोगो पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं? फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे G20 की, इंडिया क्या पार्ट है, पाकिस्तान क्या G20 का पार्ट है?
भाई क्या बोल रहे, नहीं है? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ओमान है, ईरान है, कहाँ पे पड़ गया, इराक है, तुर्की है, अकृति बोल्ड G20 कंट्रीज। बलजीत बोल। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, कोरिया, कोरिया, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इटली, इंडिया, जापान। जापान, एशिया की कितने नेशन है G20 के मेंबर्स? यूएई, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, इंडिया, कोरिया और रशिया भी है। चलो, आधा यूरोप में, आधा एशिया में। और हो गया बेटा, सऊदी अरब। कौन सा? हाँ, तुर्की, ठीक है, तुर्की भी है। और बस इतने ही है। यूरोप, एशिया में, यूरोप में दे बोल रहे। स्मृति बहुत पुरानी पहली कॉपी में, इसमें नहीं है। पहली कॉपी चल रही है अभी तक, एक दूसरी मिल गई। चलिए क्वेश्चन देखिए। इंडिया, इनका नाम है गुरप्रीत सिंह संधू। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने क्या जीता है? एशियन फुटबॉल सॉरी इंडिया ने सैफ चैंपियनशिप जीत ली है। कुवैत को हराया पेनल्टी में जीता है इंडिया ने। पेनल्टी गोल किसने बजाया था? गुरप्रीत सिंह संधू। The hero as India defeated Kuwait on penalty to lift record 9th title. ठीक है, इंडिया 9 बार जीत चुका है सैफ चैंपियनशिप। सैफ चैंपियनशिप जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कहलाती है। साउथ एशियन कंट्रीज इसमें खेलती हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना नहीं खेलती, चाइना साउथ एशियन कंट्री नहीं है। नेपाल, ये भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये सारी साउथ एशियन कंट्री खेलते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान लाहौर में सैफ चैंपियनशिप हुई थी और तब भी इंडिया ने किसको हराया था? पाकिस्तान को। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द सैफ चैंपियनशिप टुक प्लेस इन लाहौर, पाकिस्तान। इंडिया emerged as champion by defeating host Pakistan in the final. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिनट्स ऑफ द ईयर, भारत को मिनट्स ऑफ द ईयर कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2022 में डिक्लेयर किया था 2023 इज द ईयर ऑफ द मिनट्स ऑफ द ईयर। श्री अन्ना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will be co-hosting India Africa International Millet Conference in Kenya. कीनिया की कैपिटल नहीं है, मैं क्यों नहीं मैम, ये कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। हाँ, कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। ये इसने ठीक नहीं मैम, सही में है, नहीं है, सच में है, ठीक है। और याद रखिएगा ऑफिस में जो मीटिंग हुई है ये अगस्त में होगी, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस अगस्त में होगी, बट यहाँ पे लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट्स को रिलीज कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन ने 2023 को ईयर ऑफ द मिलेट्स डिक्लेयर किया है। ये है, अभी मैंने वन लाइनर में इनको करवाया है। अधव अर्जुन को प्रेसिडेंट बनाया गया बास्केटबॉल फेडरेशन का। आपको ये सारा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1950 में इंडिया में बास्केटबॉल फेडरेशन खोला गया और इसके मैन के कोच हैं वेस्लिन मैटिक,
और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कुलविंदर सिंह गिल जो है सेक्रेटरी है और प्रेसिडेंट है अदब अर्जुन। ये रीजनल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीजनल क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, ये सारे यहाँ करने हैं। और आपके RNC के लिए तो बहुत ये हमने मैक्स वेस्टर्न है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, सऊदी अरब और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीता, वो सर्गियो प्रेस ने जीता है। किसने? सर्गियो प्रेस ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स एंड अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता है। लास्ट ये सारे इसने जीते थे, एक ही इसने किसने जीता था? सर्गियो प्रेस ने। बाकी सारे ही मैक्स वेस्टर्न ने जीते। ये है तुर्की और इजिप्ट। क्या बोल रहे हैं? तुर्की और इजिप्ट के बीच में एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रहा 10 साल तक। अब इन्होंने दोनों ने ही एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसमें कहा कि वो अपनी अपनी एम्बेसी वहां पे खोलेंगे एज अपॉइंटेड एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसी तो थी, अब वहां पे एम्बेसडर को अपॉइंट करेंगे एक दूसरे के देश में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इजिप्ट के बारे में लिखा है। इजिप्ट के नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है। ठीक है, क्या है? मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी में कौन सी नदी मिलती है? नाइल। अभी तो पढ़ाया नाइल। गाजा स्ट्रिप जो है पैलेस्तीन, ये भी इसके नॉर्थ ईस्ट में है। इजराइल टू द नॉर्थ ईस्ट, रेड सी टू द ईस्ट, सुडान टू द साउथ, लीबिया टू द वेस्ट। गल्फ ऑफ अकाबा इसके नॉर्थ ईस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ अकाबा फॉर एनडीए। गल्फ ऑफ अकाबा जो है वो इजिप्ट को जॉर्डन और सऊदी अरेबिया से अलग करता है। इजिप्ट जो है आधा एशिया में है, आधा अफ्रीका में आता है। ठीक है, कौन से पॉइंट में ये एशिया में है और ये मुझे कल आप बताओगे, पढ़ के आना कभी हो सके तो। ठीक है, गलती से पढ़ लेना। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये रिपब्लिक डे में होस्ट रहे हैं भारत के। ठीक है, जो गणतंत्र दिवस 73rd गणतंत्र दिवस था उसमें ये होस्ट रहे। ठीक है, LCC का नाम है। मेजर रिवर है नाइल, जिसके नॉर्थ फ्लोइंग नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में, मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है। लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। तुर्की जो है ब्लैक सी इसके नॉर्थ में है, जॉर्जिया इसके नॉर्थ ईस्ट में है, अर्मानिया अजरबैजान ईरान इसके ईस्ट में, इराक इसके साउथ ईस्ट में, सीरिया मेडिटेरियन सी इसके साउथ में है, एगन सी इसके वेस्ट में है, ग्रीस एंड बुल्गारिया इसके नॉर्थ वेस्ट में है, साइप्रस इसके साउथ कोस्ट में है। मोस्ट ऑफ द कंट्री सिटीजन आर, जैसे ये तुर्क है, ये कौन है? तुर्क्स है। ठीक है, तुर्क्स वाइल कुर्ड्स आर द लार्जर एथनिक मिनोरिटीज। ठीक है, ये देश तुर्कों का है। लड़ाई किसकी है? कुर्ड्स की। ठीक है, ये रहते हैं, अंकारा इसकी कैपिटल है और फाइनेंशियल सेंटर जो इस्तांबुल है। अगर आपने सलमान खान को देखते हो तो सलमान खान के फैन फॉलोअर हो तो आपको पता होगा सलमान खान ज्यादा शूटिंग इस्तांबुल ही करता है। देखना कहाँ गिरा? ठीक है, कैजिल रिवर यहाँ की लॉन्गेस्ट रिवर है तुर्की की। ग्रेट अराक इसकी हाईएस्ट पीक है तुर्की की। और फर्स्ट मॉस्क जो तुर्की में है वो कौन सी है? इजिप्ट सुल्तान मॉस्क। कौन सी है? व्यू नहीं, इजिप्ट नहीं, अयूब सुल्तान मॉस्क। ठीक है, सोफिया एक मॉस्क है जो बड़ी बार न्यूज में रहती है। सोफिया भी शायद यही की है, जब याद नहीं आ रहा। लोग यहाँ पे जैसे हम लोग अपने तीर्थ स्थल जाते हैं, इस तरह ये लोग यहाँ पे तीर्थ स्थल, इस्लामिक कंट्री के लोग यहाँ पे तीर्थ स्थल घूमने जाते हैं। ऑटोमन एम्पायर का केंद्र माना जाता। ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो उस दिन छूट गया था। पंचायती राज,
ये हमारा रह गया था, इसको हम डिस्कशन नहीं कर पाए। इट 98% भारत की पंचायत जो है डिजिटल यूपीआई को यूज करना शुरू हो गया। गवर्नमेंट ने कहा है कि सारे जितने भी भारत की पंचायत हैं वहाँ पे यूपीआई का यूज करें। मनी की जो ट्रांजैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं पंचायती राज। महात्मा गांधी ने एडवोकेट किया है, कहा है कि पंचायती राज भारत की पॉलिटिकल सिस्टम का फाउंडेशन है। ये डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोकल सेंटर स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी, जिसमें पंचायती राज, ग्राम सभा, ग्राम परिषद, ग्राम जिला, ये सारी चीजें लाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार नागौर 1959 में पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया था। गांधी जी वांटेड ग्राम स्वराज टू पंचायती राज। राजस्थान पहली स्टेट थी जिसने इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में इस सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ दशहरा। ये सिस्टम जो है धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया एस्टैब्लिश होता गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पंचायती राज को लाया गया। 74 अमेंडमेंट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। 73rd में 11th स्केड्यूल है और 74th में 12th स्केड्यूल है। पहले 8 स्केड्यूल थे, अब कितने हैं, 12 स्केड्यूल। ये हिमांशु याद रखने, बड़े इंपॉर्टेंट है। कमेटी, जब पंचायती राज सिस्टम की बात की, सबसे पहले जो कमेटी सबमिट की गई वो थी बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या कहती है कि 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एंड जिला परिषद। ये 3 जिला, ग्राम पंचायत समिति, मुझे भूल रहा था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ठीक है, ये इसकी रिपोर्ट्स को हमने फॉलो किया था। फादर ऑफ द पंचायत भी बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। और पंचायती राज में सेकंड जो है अशोक मेहता कमेटी थी, जिसमें 2 टायर्स की बात की गई थी। जीवी के राव कमेटी ने भी 3 टायर्स की बात की गई थी। LM सांघवी कमेटी ने भी 3 टायर्स की बात नहीं की थी। और बलवंत राय मेहता की कमेटी को एक्सेप्टेड किया गया। अब देखो स्ट्रक्चर पंचायती राज, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक एंड पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में, ग्राम पंचायत विलेज लेवल में। 73rd अमेंडमेंट थी, जिसमें जो 1992, यहाँ पे एक प्राइम SSC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये SSC के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे PV नरसिम्हा राव, कौन, PV नरसिम्हा, बोल भाई, PV नरसिम्हा की समाधि का नाम, पीवी घाट। PV घाट, तू बोल भाई, PV घाट, ये तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, पंचायती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 1992 व्हिच वाज पास्ड इन 1993। 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया, एनफोर्स किया। 1993 में इसको क्या किया गया, एनफोर्स किया गया पूरे भारत में। और इसमें पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस सेक्शन टाइटल पंचायती एंड आर्टिकल 243 टू 243O तक ये आर्टिकल डीज 243 टू 243O डीज द पंचायती सिस्टम। आगे द एक्ट एडेड न्यू 11th schedule to the constitution. This schedule include 29 panchayat functional items. It is concerned with article 243G. Very important for SSC exam. इन तीनों को एक टेबल बना के लिखो। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल, भाई तेरे एनडीए में भी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एनडीए में तो कोई भी आर्टिकल आता है, आर्टिकल कौन सा है और ऐड कब हुआ, अमेंडमेंट कब हुई और 11th शेड्यूल क्या है। ठीक है, ये पूरा है आपके शेड्यूल्स में तो है ही है, ये पॉइंट्स याद कर रहे हैं। 11th शेड्यूल्स में इसको ऐड किया गया था। 29 पंचायत फंक्शनल आइटम्स हैं जो कंसर्न करते हैं आर्टिकल 243G। आर्टिकल 243 से स्टार्ट होते हैं, 243O में खत्म होते हैं। ठीक है, 9th शेड्यूल में ये 9th पार्ट ऑफ द इंडिया, पंचायती राज डील्स विद द 9th पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3rd डील विद द
भव्या का मुंह आ इसके एक्ट तो देखने वाले होते हैं। पार्ट थर्ड डील विद द अमन Third, Citizenship. वो part fundamental rights, and part 4A deals with the कल तैयार हो क्या आना भाई? तुम कोई सब्जेक्ट पूरा याद करते हो? तुम्हें 7-8 महीने हो गए हैं, साल हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट तुमने पूरा नहीं किया जिसको मैं 1 सेकंड मैं पूछूं आप 1 सेकंड में जवाब दो। अभी तो कितनी बार रिपीट करती हूँ मैं पार्ट थर्ड इज प्रणय पार्ट थर्ड इज भव्या जब भी पढ़ते हैं पिछले याद रखते हैं। वो कोई सबक थोड़ी है जिसको तो भूल जाता है। जो नया एक छोटा बच्चा है वो तो पिछली क्लास से एक सबक सुनाता है, एक चीज सुनाता है। तुम देखो ना तुमने एक चीज की है, कौन सी चीज नहीं की, फिर भी तुम्हारे भूख तो आ रहता है। विशाल, दीपिका, आकृति, मैम चेंज ऑफ द नेम ऑफ स्टेट्स क्या थर्ड में ये कौन सा पार्ट है? ये कौन सा पार्ट है? चलो ठीक है, आज यहाँ तक अपना पूरा ट्रेंड अफेयर रखते हैं। 10 मिनट आपको ज्यादा मिल जाएंगे खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए कितने खुश हो गए हैं? ठीक है, वो आपकी अचीवमेंट है पूरे दिन की। पढ़ाई कोई नहीं है, ये तो वैसे टिप्स पे आने चाहिए। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह आने चाहिए कि पार्ट 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये। अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं। तभी पूछो कुछ नहीं। बलजीत गर्दन है ना नीचे कर, चल ऑफ कर। थैंक यू, जय हिंद।